हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया? हाँ, बिल्कुल बढ़िया ही होनी चाहिए और आपको बढ़िया भी बनना चाहिए, क्योंकि ये जो दुनिया है दोस्तों, ये सिर्फ बढ़िया लोगों को ही चाहता है। बाकी लोगों के लिए इनके पास फुर्सत ही नहीं होता। तो आपको ज़रूर बढ़िया बनना चाहिए ताकि आपका दुनिया कदर कर सके। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि अभी हमारा जो सेशन चल रहा था, बिहार स्पेशल का सेशन चल रहा था और बिहार स्पेशल से जुड़े हमने 5 वीडियो अभी तक बना चुके हैं, पूरे 5 वीडियो, और 5 वीडियो में बिहार का पूरे कॉन्सेप्ट को समझाएं। और अभी हमारा जो चल रहा था क्लास, वो बिहार के इतिहास से जुड़े चल रहा था। तो बिहार के इतिहास के हमने कुछ टॉपिकों को कवर कर लिए हैं। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों, वो स्पेशलिस्ट हम लोग देखेंगे कि बिहार में कौन कौन से वंश ने कैसे कैसे अपने राज्यों का स्थापना किया और वो उसका राजधानी परिवर्तन करके कहाँ कहाँ बनाया गया। फिर उन राजाओं का जो पुत्र था, पुत्र का नाम क्या था और कौन कौन पुत्र राजा बने और कितने समय तक राजा बने। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं मगध के बारे में कुछ विस्तार पूर्वक जो तथ्य है उसके बारे में। जैसे मगध के बारे में क्या जानेंगे, जैसे मगध के बारे में, मगध में मुख्य रूप से 3 वंशों का जो शासन है वो बढ़ चढ़ कर चला। मगध जो साम्राज्य था उसमें मुख्य रूप से 3 राजवंशों की शासन बढ़ चढ़ कर चला। कौन कौन राजवंश? पहला तो हर्यक वंश, और दूसरा शिशुनाग वंश, और तीसरा नंद वंश। ये जो 3 जो राजवंश था दोस्तों, यही 3 राजवंशों का बोलबाला था पूरे मगध साम्राज्य में, जो अभी वर्तमान में बिहार के नाम से जाना जाता है। तो मगध साम्राज्य में प्राचीन दौर में पूरे बिहार में यानी पूरे मगध साम्राज्य में 3 वंशों का ही बोलबाला था, यानी 3 वंशों का ही शासन था। अब 3 वंशों का शासन तो एक ही साथ हो नहीं सकता, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये तीनों वंश ही सबसे ज़्यादा चर्चित रहे मगध साम्राज्य के राजाओं के रूप में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अगर आप मगध साम्राज्य के राजवंशों के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो मगध साम्राज्य के जो राजवंश है उसको 2 धर्मों के रूप में बांट कर पढ़ सकते हैं। पहला, एक था बौद्ध धर्म के समर्थक, यानी बौद्ध धर्म को एक मानता था। तो जो हर्यक वंश था वो बौद्ध धर्म को मानता था, जबकि ये जो नंद वंश था ये जैन धर्म को मानता था। जो नंद वंश था वो जैन धर्म को मानता था, लेकिन ये बौद्ध धर्म है वो हर्यक वंश को मानता था। शिशुनाग वंश ने अपना कोई भी धर्म को ज़्यादा कि ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं समझा, इसीलिए इसके जो नाम है, इसके नाम के पीछे कोई धर्मों को नहीं जोड़ा गया है। तो आइए जानते हैं कि जो हर्यक वंश था वो बौद्ध धर्म का समर्थक था। इसका संस्थापक, हर्यक वंश का जो स्थापना है यानी संस्थापक था वो कौन था? बिंबिसार था, और बिंबिसार के पुत्र का नाम था अजातशत्रु। हर्यक वंश के संस्थापक था बिंबिसार, बिंबिसार के पुत्र था अजातशत्रु। ये हम लोग एक चार्ट के रूप में देख रहे हैं, छोटे छोटे पॉइंट को बस माइंड में सेटअप कर रहे हैं कि क्या क्या कैसे कैसे है। इसके बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक पूरा स्टोरी जानेंगे, लेकिन इसके जो आगे का जो टॉपिक होगा उसमें अभी हम लोग इसको बस माइंड में सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या क्या पॉइंट बन सकता है मगध साम्राज्य के बारे में। तो इस पॉइंट को पहले कवर कर लेंगे, उसके बाद इन सारे पॉइंटों के बारे में विस्तार पूर्वक स्टोरी जानेंगे ताकि आपको थ्योरी में लिखने में काफ़ी मदद मिल सके। तो आइए, तो हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु, जिसको कुनिक भी कहा जाता था। इसने 493 ईस्वी पूर्व से लेकर 61 ईस्वी पूर्व तक यहाँ पे शासन किया। इसके अजातशत्रु का जो माता का नाम था चेल्लना, अजातशत्रु के पिता का नाम ये बिंबिसार और अजातशत्रु के माता का नाम चेल्लाना। पत्नी का नाम था बाजीरा। अजातशत्रु की पत्नी का नाम क्या था? बाजीरा। बाजीरा कौन थी? तो प्रसेनजीत की पुत्री थी, प्रसेनजीत की पुत्री। क्वेश्चन आता है दोस्तों कि अजातशत्रु के पिता का नाम क्या था? बिंबिसार। माता का नाम क्या था? चेल्लाना। पत्नी का नाम क्या था? बाजीरा। बाजीरा कौन थी? तो प्रसेनजीत की पुत्री थी, जिसका विवाह अजातशत्रु से किया गया था। तो क्या बता रहे थे कि
अजात शत्रु कब से कब तक शासन किया मगध साम्राज्य पे? तो 493 ईस्वी पूर्व से लेकर 461 ईस्वी पूर्व तक शासन किया था। ठीक है, चलिए उसके बाद प्रथम बौद्ध संगीति इसको कहाँ पे प्राप्त हुआ? तो राजगीर के सप्तपर्णी गुफा में, राजगीर के सप्तपर्णी गुफा में महाकश्यप के नेतृत्व में अजातशत्रु को प्रथम बौद्ध संगीति किसके द्वारा प्राप्त हुआ? तो महाकश्यप के नेतृत्व में राजगीर की सप्तपर्णी गुफा में प्राप्त हुआ था। ठीक है, और उस समय जो ये जो हर्यक वंश था, हर्यक वंश का जो उस हर्यक वंश के शासनकाल में जो मगध साम्राज्य था, मगध साम्राज्य का राजधानी राजगिरी हुआ करता था। ठीक है, बुद्ध की शिक्षा एवं संधि के नियम का संकलन के रूप में इसको दो प्रकार का चीज़ें प्राप्त हुआ। सूत पीटक का साहित्य के बारे में इसको ज्ञान प्राप्त हुआ और विनय पीटक, सूत पीटक, विनय पीटक, अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय, ये सब बौद्ध साहित्य, बौद्ध धर्म का साहित्य है। जैन धर्म के साहित्य के बारे में बताए थे, भागवती सूत्र बताए थे। तो अजातशत्रु ने बौद्ध साहित्यों के दो साहित्यों के बारे में अध्ययन किया था बुद्ध के द्वारा। एक का नाम था सूत पीटक और विनय पीटक। अजातशत्रु ने कौन कौन शिक्षा ग्रहण किया बुद्ध के द्वारा? तो सूत पीटक और विनय पीटक, दो शिक्षा ग्रहण किया, दो साहित्यों के बारे में। उसके बाद अजातशत्रु के पुत्र का नाम था उदयीन। बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु, अजातशत्रु का पुत्र है उदयीन। उदयीन ने कब से कब तक शासन किया? तो 661 ईस्वी से लेकर 661 ईस्वी पूर्व से 445 ईस्वी पूर्व में तक, मतलब कि इनका अभी तक इनके राजवंशों का शासन रहा। ठीक है, तो 661 ईस्वी पूर्व से 445 ईस्वी पूर्व तक ये सारी घटनाएं घटित हो चुकी थी। इसके बाद ये जो बिंबिसार था, ये तो बौद्ध धर्म का संस्थापक था, यानी बौद्ध धर्म को समर्थक मानता था। उसके बाद अजातशत्रु भी तो बौद्ध धर्म को ही मानता था, लेकिन अजातशत्रु का जो पुत्र था उदयीन है जो जैन धर्म का समर्थक था। उदयीन है जो क्या था? जैन धर्म का समर्थक था। इसने अपने राजधानी को क्या कर दिया? बिंबिसार के समय भी मगध साम्राज्य का राजधानी था राजगिरी ही, लेकिन अजातशत्रु के समय भी राजगिरी ही, लेकिन अजातशत्रु ने राजधानी में कोई परिवर्तन नहीं किया। लेकिन अजातशत्रु के पुत्र जो उदयीन था, उसने क्या किया कि जो राजगीर था राजधानी मगध साम्राज्य का, और मगध के राजधानी राजगीर से चेंज करके पाटलिपुत्र कर दिया गया, जो अभी वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता है। और ये पटना है कहाँ स्थित? तो सोन नदी और गंगा नदी के संगम पर स्थित है पटना शहर। अब ये उदयीन का भी पुत्र था अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक। ये उदयीन का 3 पुत्र था, अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक। नागदशक जो था वो हर्यक वंश का अंतिम संस्थापक था, अंतिम शासक था। नागदशक जो था वो उदयीन का तीसरा पुत्र था, सबसे छोटा पुत्र। तो ये था हर्यक वंश का सबसे अंतिम क्या था? शासक था। ठीक है, तो ये हमने देखा हर्यक वंश के बारे में। अब जानते हैं शिशुनाग वंश के बारे में। तो शिशुनाग वंश का जो बात है दोस्तों, शिशुनाग वंश का संस्थापक था शिशुनाग। ठीक है, इसने अपने समय में राजधानी, यानी शिशुनाग वंश ने मगध साम्राज्य की राजधानी वैशाली को माना और इसको फिर परिवर्तन करके क्या कर दिया गया? पाटलिपुत्र में ही पाटलिपुत्र कर दिया गया। इसका अंतिम शासक की बात करें तो इसका अंतिम शासक था नांदीवर्धन। क्या? नांदीवर्धन शिशुनाग वंश के अंतिम शासक था। ठीक है, तो ये तो हो गया शिशुनाग वंश। अब उसके बाद जानते हैं नंद वंश। नंद वंश के संस्थापक था महानंदी, जिसको महापदम नंद भी बोला जाता है। महानंदी का 8 पुत्र था महानंदी, और ये नंद वंश था, जैन धर्म के संस्थापक था। ठीक है, नंद वंश जैन धर्म का संस्थापक, और बौद्ध धर्म जो था वो किसका समर्थक था? तो ये था बौद्ध धर्म का। तो ये महानंदिन का 8 पुत्र था। 8वां पुत्र का नाम क्या था? पांडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोविशानक, दशसिद्धक, कैवर्त और धनानंद। इन सारे राजाओं के द्वारा मगध साम्राज्य पे इन्हीं राजवंश का लगभग 100 वर्षों तक शासन चला। लगभग 100 वर्षों तक शासन चला। धनानंद जो था वो ये नंद वंश का अंतिम शासक था। धनानंद क्या था? नंद वंश का अंतिम शासक था, जो कि
ये महानंदीन का सबसे छोटे पुत्र था। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के सहायता से क्या किया, धनानंद को पराजित कर दिया और पराजित करके अपने शासन का क्या किया, वहाँ पे स्थापना किया, मौर्य वंश की स्थापना किया। तो मौर्य वंश का स्थापना कब होता? नंद वंश को खत्म हो जाने के बाद। नंद वंश का अंतिम जो शासक था उसका क्या नाम था? धनानंद। धनानंद किसका बेटा था? महानंदीन का। तो ये सारे कुछ हो रहा था मगध में, ठीक है। तो ये हमने एक चार्ट के रूप में बताया कि मगध में कौन कौन से राजवंशों का किस किस समय शासन रहा, कैसे कैसे रहा। इसने लगभग 100 वर्षों तक शासन किया था। चूंकि 8 पुत्र था तो 8 इनका 8 पहले क्या होता था कि अपना फैमिली को ही, मतलब जिसका बाप है, बाप डेथ किया तो उसका पुत्र अब राजा बनेगा, पुत्र उसका पुत्र डेथ किया तो उसका पुत्र भी बनेगा राजा। तो इसी तरीके से वहाँ क्या वंशज के रूप में शासन चलाया जाता था। तो ये सारे कुछ हो रहा था मगध में। अब हम लोग जानेंगे कि इन वंशों इन जो भी वंश का यहाँ पे जिक्र किया गया है, इन सारे वंशों के बारे में हम लोग जानेंगे विस्तार पूर्वक कि कौन कौन से वंश कैसे कैसे अपनी राजधानी का स्थापना किया, संस्थापक कौन कौन से वंशों का था और कौन से धर्म को वो माना, क्या क्या इतिहास रहा, किस किस से लड़ाई हुआ, कौन कौन से वो विजय प्राप्त किया, इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो आप लोग इसको क्या करेंगे, नोट करेंगे और नोट करने के बाद इसको एक बार पॉइंट वाइज एकदम लिखें और उसको एक बार रिवाइज करें, ठीक है दोस्तों। चलिए फिर हम लोग आगे देखते हैं। और दोस्तों इसके बारे में, महानंदीन के बारे में कुछ और जो मुख्य पॉइंट है इसको बारे में भी थोड़ा जानते हैं। जैसे महानंदीन का उपाधि दिया गया था एक राट एवं एक छत्र। एक राट किसका? एक राट एवं एक छत्र का उपाधि दिया गया था। क्वेश्चन आ सकता है कि महानंदीन को किस किस चीज़ का उपाधि दिया गया, तो एक राट और एक छत्र का उपाधि भी दिया गया था। किसको? महानंदीन को। उसके बाद भार्गव परशुराम का अवतार, यानी ये परशुराम भगवान को ये मानते थे ज़्यादा। कौन? महानंदीन। उसके बाद है सर्व छत्रांक, यानी क्षत्रियों का नाश करने वाला। महानंदीन को बोला जाता था क्षत्रियों को नाश करने वाला, और इनके लिए एक वर्ड यूज किया जाता था सर्व छत्रांक, यानी महानंदीन को सर्व छत्रांक भी बोला जाता था। क्या? सर्व छत्रांक। यानी सर्व छत्रांक कहने का मतलब होता है क्षत्रियों को नाश करने वाला, यानी कि काफ़ी शक्तिशाली होगा तभी तो छत्री जो तलवार वगैरह चलाने में, लड़ाई करने में एक्सपर्ट होता है उसको छत्री बोला जाता था पहले। तो ये है जो क्षत्रियों को नाश करने वाला था, यानी बहुत शक्तिशाली होगा। तो इसीलिए इसके लिए एक वर्ड का यूज किया जाता था सर्व छत्रांक, ठीक है। चलिए उसके बाद इसका एक मित्र था व्याकरणाचार्य पाणिनि। इसका मित्र क्या नाम क्या था? व्याकरणाचार्य पाणिनि, यानी पाणिनि भी आप माइंड में रखेंगे। व्याकरणाचार्य पाणिनि किसका मित्र था? तो महानंदीन का था। अब फाइनली आप इसे नोट करें, फिर हम लोग आगे देखते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि मगध साम्राज्य के अंतर्गत बृहद्रथ वंश था, इसके स्थापना कैसे कैसे हुआ और इसका स्टोरी क्या रहा। जैसे महाभारत और पुराणों के अनुसार अगर हम देखें तो महाभारत और पुराणों के अनुसार यह बात कहा गया है कि बृहद्रथ वंश का जो स्थापना है वो चेदीराज बसु के पुत्र चेदीराज बसु के पुत्र बृहद्रथ द्वारा किया गया था। यानी बृहद्रथ वंश था, इसका स्थापना कैसे किया गया? तो चेदीराज बसु के पुत्र बृहद्रथ के द्वारा, नाम थोड़ा अटपटा है इसलिए बार बार कंफ्यूज हो रहा। तो बृहद्रथ द्वारा क्या किया गया? इसका स्थापना किया गया। और बृहद्रथ किसका पुत्र था? चेदीराज बसु के पुत्र था। इसका जो इस वंश का बृहद्रथ जो वंश था, इसका जो सबसे प्रतापी राजा यानी सबसे जो महान राजा था उसका नाम था जरासंध। तो क्वेश्चन आ सकता है कि जरासंध कौन था? तो जरासंध था जो था वो बृहद्रथ वंश का सबसे प्रतापी राजा था, ठीक है। और जरासंध का विवाह हुआ था मथुरा के राजा कंस की बहन से, यानी मथुरा के राजा कंस की बहन से हुआ था किसका विवाह? ये
जरासंध को। और महाभारत के नोट की, ये तो हो गया कुछ मेन पॉइंट। नोट की बातें में क्या है कि महाभारत के अनुसार अगर देखें तो श्री कृष्ण की सहायता से पांडव के पुत्र भीम, आपको पता है कि पांडव के पुत्र का नाम था भीम, भीम ने क्या किया कि जरासंध को क्या किया, मल्ल युद्ध में पराजित करके उसकी हत्या कर दिया। यानी कृष्ण के सहायता से क्या किया, सबसे पहले तो बृहद्रथ वंश का स्थापना कौन किया था, तो चेदीराज बसु के पुत्र बृहद्रथ ने किया था। और इसके बाद सबसे प्रतापी राजा जो जरासंध था, इसने इस वंश के ऊपर शासन किया। उसके जरासंध का विवाह हुआ था मथुरा के राजा कंस की बहन से। और नोट की बातें में क्या था कि महाभारत के अनुसार अगर माने तो जो श्री कृष्ण था उसकी सहायता से पांडव के पुत्र भीम ने क्या किया कि जरासंध को मल्ल युद्ध में, क्वेश्चन आता है कि पांडव ने जरासंध को कौन से युद्ध में पराजित किया, तो मल्ल युद्ध में पराजित करके उसकी हत्या कर दिया गया, फिनिश कर दिया गया। उसके बाद बृहद्रथ वंश का जो अंतिम राजा था उसका नाम था रिपुंजय। रिपुंजय था जो कि एक बहुत ही कमज़ोर और अयोग्य शासक था, यानी कि उसके अंदर उतना शक्ति भी नहीं था और वो शासक बनने के लायक भी नहीं था, यानी कि वो एक अयोग्य शासक था। बाद में चलकर क्या हुआ कि इसकी अयोग्यता को फ़ायदा उठाकर इसके मंत्री ने ही, यानी रिपुंजय के मंत्री ने ही, ये जो रिपुंजय था उसका मंत्री था पुलिक, पुलिक ने क्या किया कि इसकी हत्या करवा दिया और अपने पुत्र को राजगद्दी पे क्या कर दिया, बैठा दिया गया। ठीक है, कौन करवाया था, रिपुंजय, ये पुलिक ने। और पुलिक कौन था, तो रिपुंजय का मंत्री था, जो कि रिपुंजय एक बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक था, अंतिम राजा था, जो कि बेहद कमज़ोर और क्या था, अयोग्य शासक था। ठीक है, तो ये हो गया बृहद्रथ वंश के बारे में। और आगे का जो वंश है उसके बारे में भी जानते हैं। आप लोग इसको पॉइंट बाय जैसे पॉइंट लिखाते हैं उसी तरीके से आप नोट करें और जो स्टोरी बताते हैं उसे समझने की कोशिश करें। उसके बाद आपको थ्योरी लिखना ज़रूरी नहीं है। चलिए आप जानते हैं कि हर्यक वंश की स्थापना कैसे कैसे हुआ और इसका क्या इतिहास रहा। इससे पहले हम लोग देख रहे थे क्या दोस्तों कि जो बृहद्रथ वंश था उसका अंतिम जो शासक था वो था रिपुंजय, जो कि बहुत ही एक कमज़ोर और असहयोग शासक था, जिसके कारण उसके मंत्री ने क्या किया कि उसका हत्या करवा दी और उसके बाद उसके पुत्र जो था वो वहाँ का शासन का बागडोर संभाला। लेकिन मही ने उसके पुत्र का भी हत्या करके, मही ने क्या किया कि रिपुंजय के पुत्र के हत्या करवा के अपने पुत्र बिंबिसार को 544 ईस्वी में मगध का क्या बना दिया गया, राजा बना दिया था। तो बिंबिसार के पिता का नाम क्या था, मही। मही ने किसका खून करवाया, यानी किसका हत्या करवाया, तो रिपुंजय के पुत्र का हत्या करवाया। और उसके बाद मही के पुत्र का नाम था बिंबिसार और बिंबिसार को 544 ईस्वी में मगध का राजा बना दिया गया। बिंबिसार ने आगे चलकर क्या किया कि हर्यक वंश की स्थापना किया। ठीक है, और बिंबिसार जो था एक बहुत ही हौसले वाले और एक बहुत ही जुनून वाले शासक थे, यानी कि इनके पास बहुत शक्तिशाली ये राजा था, एक कुशल कूटनीतिज्ञ के साथ साथ एक साहसी योद्धा भी था। इसने वैवाहिक संबंध कई राज्यों से ही जोड़ा। जैसे देखिए यहाँ पे इसने क्या किया कि लिच्छवी नरेश जो कि वैशाली में था, लिच्छवी पहले, तो लिच्छवी नरेश यानी लिच्छवी के जो राजा था उसका नाम था चेटक। लिच्छवी नरेश चेटक की पुत्री चेल्लाना से इसने क्या किया, शादी किया। कौन, बिंबिसार ने। उसके बाद कौशल नरेश परसेनजीत की बहन कौशला देवी से भी मैरिज किया और परसेनजीत की बहन से मैरिज किया बिंबिसार। और परसेनजीत की बेटी थी कौन, बजीरा से मैरिज किया था बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने। बताइए कैसा रिलेशन है। तो ये मतलब कि कई राज्यों से वैवाहिक संबंध जोड़ा। उसके बाद मद्र राज जो कि आधुनिक पंजाब, अभी पंजाब में है, यहाँ की राजकुमारी क्षेमा से भी इसने क्या किया, मैरिज किया। नोट की बातें में ये है कि बिंबिसार को कौशल नरेश द्वारा दहेज में कसिया ग्राम दिया गया, जो कि अभी के यानी वर्तमान दौर में उस कसिया ग्राम को काशी से जाना जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश में है।
तो कौशल नरेश ने दिया था, यानी जब प्रसेनजीत की बहन से शादी हो रहा था, कौशला देवी से शादी हो रहा था बिंबिसार को, तो कौशल नरेश ने दहेज में बिंबिसार को दिया था कसिया ग्राम, जो आधुनिक दौर में काशी के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो कि अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है। तो ये था हर्यक वंश की स्टोरी। ठीक है, इसके आगे और भी हम चीज़ों को देखते हैं, पहले आप इसे नोट करेंगे। चलिए, अभी हमने देखा कि हर्यक वंश की स्थापना कौन किया। तो हमने देखा कि हर्यक वंश की स्थापना किया था बिंबिसार ने। अब बिंबिसार के बारे में कुछ नोट की बातों को देखते हैं। किसको देखते हैं? नोट की बातों को। नोट की बात तो ये है कि बिंबिसार ने क्या किया था कि अंगराज पर अधिकार कर मगध की राजधानी राजगीर में कर दिया था। बिंबिसार ने किस राज पे अपना अधिकार किया? तो अंग राज पर, यानी अंग के बज्जी संघ और अंग महाजनपद और मगध महाजनपद ऐसे था ना, तो यानी कि एक राज था, ये तीनों क्या था? एक राज था। तो अंग राज पे क्या किया कि अपना अधिकार कर लिया और मगध की राजधानी को राजगीर में कर दिया, शिफ्ट कर दिया, जो कि वर्तमान दौर में पहले राजगिरी बोला जाता था, लेकिन अभी वर्तमान दौर में राजगीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसके बाद अवंती राज के शासक चंड प्रधोत की चिकित्सा के लिए अपने राजवैद्य जीवक को, यानी उसने क्या किया कि अवंती एक राज था, वहाँ के एक शासक था चंड प्रघोत, इसको कुछ बीमारी हो गया होगा, तो ये इसकी चिकित्सा के लिए क्या किया, बिंबिसार ने अपने राजवैद्य यानी अपने राज का जो डॉक्टर था, उस डॉक्टर को क्या किया, जीवक को इलाज करने के लिए उज्जैन भेजा। ठीक है, उज्जैन भेजा, जिसके कारण क्या हुआ कि दोनों राज्यों में संबंध, यानी दोनों राज्यों में रिलेशन बन गया। किसके राज्यों में? एक बिंबिसार के राज्य हो और दूसरा चंड प्रघोत के राज्यों में, दोनों में रिलेशन बहुत अच्छा बन गया। इसके बाद क्या हुआ कि बिंबिसार भारत के इतिहास का ऐसा पहला शासक है जिसने अस्थायी सेना रखा। भारत का पहला ऐसा शासक था बिंबिसार जिसने अस्थायी सेना रखा। इसी गुण के कारण इसे सैन्य के नाम से भी संबोधित किया जाता है, सैन्य बिंबिसार के नाम से संबोधित किया जाता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि बिंबिसार को सैन्य बिंबिसार के नाम से क्यों जाना जाता? तो क्योंकि भारतीय इतिहास में बिंबिसार एक पहला ऐसा शासक था जिसने अपने सेना को अस्थायी रूप से रखा। और उसके बाद कुछ नोट की बातें में ये भी है कि बिंबिसार एक ऐसा राजा था जिसने सर्वप्रथम अपने सेना में हाथियों का भी प्रयोग किया। तो ये क्वेश्चन तो पूछा जाता है, बिल्कुल पूछा जाता है कि बिंबिसार ने अपने सेनाओं में, ऐसे आता है क्वेश्चन कि किस शासक ने अपने सेनाओं में सबसे पहले हाथियों का प्रयोग किया? तो सबसे पहले सेना में हाथियों का प्रयोग किया था बिंबिसार ने। उसके बाद बिंबिसार का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो 544 ईस्वी पूर्व से लेकर 492 ईस्वी पूर्व के बीच में रहा। उसके बाद बिंबिसार के बड़े पुत्र, यानी ज्येष्ठ पुत्र मतलब होता सबसे बड़े पुत्र, का नाम था दर्शक। इसने क्या किया कि इसको अपना उत्तराधिकारी बना दिया। लेकिन उसका जो कनिष्ठ पुत्र, यानी सबसे जो छोटा पुत्र था अजातशत्रु, इसने क्या किया कि अपने पिता को क्या किया, बंदीगृह में डाल दिया, यानी अपने पिता को डाल दिया बंदीगृह में और स्वयं वहाँ का शासक बन गया। तो हमारा जो लास्ट पॉइंट यहाँ पे आया अजातशत्रु। अब इस अजातशत्रु के बारे में भी कुछ नोट की बातें देखेंगे कि आखिर अजातशत्रु के बाद यहाँ के जो शासन था उसको कौन संभाला। जैसे बिंबिसार के बाद संभाला अजातशत्रु, अब अजातशत्रु के बाद कौन संभाला, इसको जरा जानते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट करेंगे ऐसा ही मेन पॉइंट देकर। तो अब देखते हैं कि अजातशत्रु के बारे में कुछ नोट की बातें। जैसे अजातशत्रु की शासनकाल की बात करें तो ये 493 से लेकर 461 ईस्वी पूर्व में मगध साम्राज्य में अपना शासन किया था। और अजातशत्रु ने 3 महत्वपूर्ण युद्ध किया था। अपने साम्राज्य को पाने के लिए अजातशत्रु ने क्या किया कि 3 महायुद्ध किया था। उसमें प्रथम युद्ध में अजातशत्रु ने कौशल नरेश प्रसेनजीत को पराजित कर संधि के लिए बाध्य किया।
प्रथम युद्ध अजातशत्रु को किससे हुआ? तो कौशल नरेश प्रसेनजीत से हुआ, जिसमें प्रसेनजीत को अजातशत्रु ने क्या कर दिया? हरा दिया। और हराने के बाद उसको संधि यानी कि आपसी मिलाप करने के लिए उसको बात कर दिया और उसकी पुत्री बाजीरा से विवाह कर काशी क्षेत्र को दहेज में ले लिया। इसके पिता थे बिंबिसार। बिंबिसार ने कसिया ग्राम लिया था जो कि अभी काशी के ही नाम से प्रसिद्ध है। लेकिन प्रसेनजीत के पुत्री को हराने के बाद ये अजातशत्रु को बाजीरा से शादी करना पड़ा और उसके बदले में उसे दहेज के रूप में काशी जो ग्राम था, काशी जो शहर है जो अभी उत्तर प्रदेश में, उसको दिया गया। उसके बाद दूसरा युद्ध इसका वैशाली से हुआ। अजातशत्रु का दूसरा युद्ध किससे हुआ? वैशाली से हुआ। इसमें क्या किया कि पाटलीग्राम में एक सैन्य छावनी का निर्माण करवाया। जब वैशाली से युद्ध हो रहा था तो पाटलीग्राम में एक सैन्य छावनी यानी सेना के रहने के लिए एक घर का भी निर्माण करवाया, यानी कि एक छावनी का निर्माण करवाया, जो कि कालांतर में यानी कि मध्यकाल में इसको पाटलिपुत्र के नाम से संबोधित किया गया। बाद में चलकर ये मगध की राजधानी बना। तो मगध की राजधानी कब बना पाटलिपुत्र? तो जब अजातशत्रु ने वैशाली से युद्ध कर रहा था उस समय, यानी कालांतर समय में। उसके बाद बज्जी संघ में ये क्या किया कि फूट डलवाने में अजातशत्रु के मंत्री बस्कार, अजातशत्रु के मंत्री कौन था? बस्कार। इसने बज्जी संघ में फूट डलवाने में अजातशत्रु के जो मंत्री था बस्कार, इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। उसके बाद अजातशत्रु ने क्या किया कि महाशिला, कंटक, रथ, मूसल जैसे नवीन शास्त्रों का प्रयोग किया। यानी उस समय जब अजातशत्रु थे उस समय इसका जो नए युग का जो शस्त्र था वो था महाशिला, कंटक और रथ मूसल, नए शस्त्र था, इसका प्रयोग किया था जब बज्जी संघ से लड़ाई हो रहा था। तो इसके बाद क्या किया कि राजगीर में किलेबंदी भी करवाया। अजातशत्रु क्वेश्चन आता है कि राजगीर में किलेबंदी कौन से शासक ने करवाया था? तो अजातशत्रु ने करवाया था। उसके बाद तृतीय युद्ध इसका हुआ। दो युद्ध तो हमने देख लिया कि एक हुआ था ये प्रसेनजीत से जो कि कौशल के नरेश थे, दूसरा हुआ था वैशाली से जिसमें बज्जी संघ में महाशिला, कंटक और रथ मूसल जैसे नए शस्त्रों का प्रयोग किया। और उसके बाद राजगीर में किलेबंदी भी करवाया। लेकिन तीसरा जो युद्ध हुआ था वो हुआ था लिच्छवियों से जो कि वैशाली में ही था, लिच्छवियों। और लिच्छवियों को बाद में पराजित करके क्या कर लिया गया कि इसको अपने मगध साम्राज्य में मिला लिया गया। तो इस प्रकार अजातशत्रु के से जुड़े ये कुछ मेन पॉइंट है जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसको बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करेंगे, बिल्कुल कॉपी में जिस तरीके से पॉइंट देकर लिखे उसी तरीके से आपको भी लिखना और उसको बीच बीच में 5 से 6 दिन में उसको रिवाइज करते रहना, ठीक है। तो चलिए फिर आगे की चीज़ों के बारे में जानते हैं। चलिए, अभी तक हम लोगों ने देखा कि बिंबिसार का पुत्र का नाम था अजातशत्रु। अजातशत्रु की तो बिंबिसार को अपने क्या किया कि किले बंद करवा के, यानी कि बिंबिसार को क्या किया था इसने, अजातशत्रु ने क्या किया था कि अजातशत्रु ने क्या किया था कि बंदी गृह में डाल दिया। अजातशत्रु ने बिंबिसार जो कि उसके पिता थे उसको बंदी गृह में डाल दिया। और बंदी गृह में डालने के बाद क्या हुआ कि वो अपने मगध साम्राज्य की जो शासन का बागडोर था उसको संभाला। उसके बाद अजातशत्रु को भी हत्या कर दिया उसी के पुत्र उदयीन, यानी जैसी करनी वैसी भरनी, यहाँ पे यही ना हुआ। यानी वो अजातशत्रु अपने पिता को बंद गृह में डाल दिया, तो अजातशत्रु के पुत्र था उदयीन, उसने भी अपने पिता यानी अजातशत्रु को हत्या करवा दिया और ये हर्यक वंश का वो शासक बना। लेकिन इसके बारे में, उदयीन के बारे में कुछ नोट की बात है, उसको ज़रा देखते हैं। जैसे उदयीन ने क्या किया कि गंगा और सोन नदी के संगम पे इसने क्या किया कि पाटलिपुत्र नगर को बसाया। तो क्वेश्चन आता कि पाटलिपुत्र जो नगर है वो कौन से दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो गंगा नदी और सोन नदी के संगम पर स्थित है। इसने क्या किया कि अपनी राजधानी को राजगिरी से पाटलिपुत्र करवा दिया। यानी पहले अजातशत्रु ने राजगिरी को राजधानी बनाया, लेकिन उसके पुत्र उदयीन ने क्या किया कि गंगा नदी और सोन नदी के संगम पे पाटलिपुत्र को स्थापना किया, बसा दिया और उसके बाद अपनी राजधानी राजगीर से परिवर्तन करके पाटलिपुत्र में करवा दिया गया।
और पाटलिपुत्र को कुसुमपुर के नाम से भी जाना जाता था। उसके बाद अवंती के जो राजा था पोलक, अवंती के राजा कौन थे? पोलक। उसने क्या किया कि उदयीन की हत्या करवा दिया और बाद में चलकर इसका अंतिम शासक नागदशक बना। किसका? हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक बना। तो ये कुछ उदयीन के बारे में कुछ मेन पॉइंट था जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसको नोट करें। फिर आगे का जो वंश है उसके बारे में भी हम लोग जानते हैं। जो हमने चार्ट में वंश पढ़े थे ना, एक था हर्यक वंश, तो ये हर्यक वंश के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। किसके बारे में? हर्यक वंश के बारे में। तो हर्यक वंश में तो 3 ही राजा तो आया था, एक था बिंबिसार और दूसरा था उसका पुत्र अजातशत्रु, उसके बाद तीसरा था उदयीन। तो उदयीन तीनों राजाओं के बारे में हमने पढ़ लिया। उसके बाद आया था शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश। तो अब हम लोग देखते हैं शिशुनाग वंश के बारे में। ठीक है, चलिए। हमने हर्यक वंश के बारे में बता दी। अब जानते हैं शिशुनाग वंश। बताए थे कि मगध साम्राज्य में मुख्य रूप से 3 वंशों का बोलबाला रहा, जिसमें एक हर्यक वंश था। हर्यक वंश में 3 राजाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जैसे बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु और अजातशत्रु के पुत्र उदयीन। इन तीनों के बारे में हम लोग जान चुके हैं। अब हम लोग जानते हैं शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग वंश जो था, इससे पहले क्या होता कि इसका स्टोरी जानते हैं। जैसे नागदशक जो था वो हर्यक वंश का अंतिम शासक था। अरे उदयीन के पुत्र जो था वो क्या था? अजातशत्रु के पुत्र ने अजातशत्रु को हत्या कर उदयीन जो था वो अपना शासन किया। उसके बाद क्या किया कि इसका अंतिम शासक हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक बना। इसके बाद क्या हुआ कि जो कि क्या था अत्यंत, ये नागदशक जो था हर्यक वंश का जो शासक अंतिम शासक था नागदशक, ये काफ़ी क्या था? विलासी और निर्बल था। यानी एक बहुत कमज़ोर भी था और उसके बाद भी ये विलासता करता था। विलास भोगता में ये ज़्यादा वैल्यू देता था। यानी ये अपने सुख चैन के लिए सिर्फ जीता था। इससे तंग होकर क्या किया कि प्रजा ने विद्रोह करना शुरू कर दिया और प्रजा ने विद्रोह करते हुए क्या किया कि उसको सत्ता से त्यागने पर उसको मजबूर कर दिया। यानी कि इसकी भोग विलासता को देखकर जनता तंग आ गया था। इतना तंग आ गया था कि जनता ने विद्रोह किया, यानी इसके खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश की और आवाज़ इतना उठा दिया कि इसको नागदशक को अपने राजगद्दी को त्यागना मजबूरी बन गया और वो अपने राजगद्दी को त्याग कर दिया। ऐसे में क्या हुआ कि काशी के अमात्य, यानी काशी का जो अमात्य मतलब होता है राजपाल, और सेनापति शिशुनाग ने क्या किया कि 412 ईस्वी पूर्व में शिशुनाग वंश की स्थापना कर दिया। यानी हर्यक वंश को हटाकर अब शिशुनाग वंश की स्थापना कर दिया। ठीक है, ये शिशुनाग वंश की स्थापना कर दिया और उसके बाद शिशुनाग ने अपने क्या किया कि अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली को बना दिया। यानी पहले हर्यक वंश का राजधानी था पाटलिपुत्र, ये बनाया था नागदशक, लेकिन इसने क्या किया कि अब ये वैशाली को ये पाटलिपुत्र से हटाकर शिशुनाग ने क्या कर दिया? वैशाली में इसका राजधानी बना दिया मगध साम्राज्य का। उसके बाद क्या हुआ कि अब जो अवंती था वो अवंती, वत्स एवं कौशल को क्या कर लिया? मगध में मिला लिया। ये 3 राज था, अवंती, वत्स और कौशल नरेश, जहाँ का नरेश था प्रसेनजीत। ठीक है, तो अवंती, वत्स और कौशल तीनों को मगध में मिला लिया। इसके बाद क्या हुआ कि शिशुनाग का जो पुत्र था कालाशोक अथवा काकवर्णिन, यानी कालाशोक शिशुनाग का एक ही पुत्र था। उसका 3 नामों से वो परिचित था। कालाशोक, या उसको काकवर्णिन भी कहा जाता था, या उसको काकवर्ण कहा जाता था। तो जो काकवर्ण था ये बहुत ही प्रतापी शासक था, जिसने क्या किया कि पाटलिपुत्र को क्या किया कि मगध साम्राज्य की स्थायी राजधानी बना दिया। यानी पाटलिपुत्र को अब क्या किया कि अस्थायी राजधानी बना दिया, यानी एकदम फिक्स कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक था वो नंदीवर्धन बन गया। तो इस प्रकार शिशुनाग वंश का भी अंत हो जाता है। उसके बाद अब आता है एक और वंश, नंद वंश, और फाइनली मगध साम्राज्य में वंशजों का सिलसिला खत्म हो जाता है। उसके बाद अभी वंशजों का सिलसिला खत्म नहीं होता, यानी ये तो देखें हमने बढ़ चढ़ के मगध साम्राज्य में कौन कौन से वंश शासन किया। उसके बाद और सारे महाराजाएं आता है, महाराजाओं का यहाँ पे बोलबाला होता है। लेकिन
मुख्य रूप से ये जो शताब्दी पढ़ रहे हैं लगभग 600 ईस्वी पूर्व तक, 600 ईस्वी पूर्व तक इन्हीं सारे राजवंशों का यहाँ पे शासन चला करता था। तो अब हमारा एक बच गया फाइनली नंद वंश, उसको भी देखते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे इन सारी वंशजों के बारे में भी, उसके बाद आगे का जो टॉपिक होगा उसमें हम लोग देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, चाणक्य के बारे में कि इन्होंने अपने शासन कैसे कैसे चलाया मगध के ऊपर। ठीक है, तो चलिए आप लोग इसको नोट करेंगे। चलिए, ये हमारा लास्ट पॉइंट नंद वंश, या आखिर नंद वंश के बारे में कुछ पॉइंट हम लोग बता चुके हैं जो चार्ट के रूप में था। उसमें कुछ जो और भी आगे का जानकारी है उसको जानते हैं। जैसे नंद वंश, आपको पता है कि 344 ईस्वी पूर्व में शिशुनाग वंश के अंत होने के बाद जो महापद्म था, जिसको महानंदीन भी कहा जाता था, उसने किया। नंद वंश का स्थापना किसने किया था? तो महापद्म, और महापद्म को क्या बोला जाता था? तो महानंदीन भी बोला जाता था। शायद मेरा लिखा हुआ पता नहीं चल रहा, तो हम जो बोलते हैं उससे आप नोट करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद क्या हुआ कि महापद्म ने क्या किया कि कलिंग को विजित किया, यानी कलिंग जो था उसको जीत लिया और वहाँ से क्या किया, जीन की मूर्ति प्राप्त किया। यानी कलिंग को जीतने के बाद महापद्म ने क्या किया कि वहाँ से जीन की मूर्ति प्राप्त किया, यानी महावीर की मूर्ति को उठा लाया। उसके बाद पुराणों में उसे क्या किया गया, सर्वछत्रांक भी कहा गया। पुराणों को अनुसार अगर माने तो महापद्म को सर्वछत्रांक कहा जाता। सर्वछत्रांक का शाब्दिक अर्थ होता है सभी क्षत्रियों को नाश करने वाला, यानी एक बहुत शक्तिशाली राजा था। और ये तो कहा जाता पुराणों में सर्वछत्रांक यानी सभी क्षत्रियों को नाश करने वाला। अगर महाबोधि वंश में देखा जाए तो महाबोधि वंश में उसे उग्रसेन कहा गया। उग्रसेन का मतलब होता भयानक सेना का स्वामी, यानी बहुत खतरनाक सेना का स्वामी था महापद्म। इसका जो मंत्री था कल्पक, कल्पक जो था इसका मंत्री था। ये अपने मंत्री के सहायता से ही आगे कई युद्धों को भी वो जीता। उसके बाद इसको कई प्रकार के उपाधि भी दिया गया महापद्म को, जैसे एकराट की उपाधि दिया गया। अंतिम इसका जो शासक था नंद वंश का वो धनानंद था, जो क्या था, सिकंदर के समकालीन था। सिकंदर के क्या था, समकालीन था। आपको पता है कि ये जो महापद्म था उसके 8 शासक था, यानी महापद्म के 8 बेटा था और उसके 8 बेटों ने शासन किया था। और उसका जो सबसे छोटे बेटे का नाम था वो था धनानंद, इसीलिए नंद वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था, धनानंद। और ये महापद्म के पूरे राजवंश ने पूरे मगध पे लगभग 100 वर्षों तक शासन किया, क्योंकि इसके 8 पुत्र थे, 8 पुत्रों ने शासन किया। और अंतिम जो पुत्र था, सबसे छोटा पुत्र था, वो धनानंद था। यही नंद वंश का अंतिम शासन के रूप में चयनित हुआ, जो कि सिकंदर के समकालीन था। यानी इसी समय सिकंदर का आगमन होता है भारत में, बिहार में। जिस समय मगध पर धनानंद का शासन था, जिस समय मगध पे धनानंद का शासन था, यानी वो समय कौन था, 326 ईस्वी पूर्व में। उस समय भारत के उत्तरी पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्र पर सिकंदर ने आक्रमण कर लिया था। ठीक है, तो क्वेश्चन आता कि सिकंदर ने भारत पे आक्रमण किसके शासनकाल में किया था? तो नंद वंश के शासनकाल में। और उस समय नंद वंश के संस्थापक कौन थे, यानी शासक कौन था, धनानंद। और भारत के कौन से हिस्सों में किया था सिकंदर ने आक्रमण? तो उत्तरी पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्रों पे आक्रमण किया था। और कब? 326 ईस्वी पूर्व में किया था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि धनानंद द्वारा चाणक्य को अपमानित करने का उल्लेख मिलता है। यानी धनानंद ने चाणक्य को क्या कर दिया था, अपमानित कर दिया था, यानी कि उसको इंसल्टी कर दिया था। इस इंसल्टी से गुस्सा होकर चाणक्य ने क्या किया, क्रोधित होकर चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से क्या किया, नंद वंश को समाप्त करके मौर्य वंश की स्थापना कर दिया। तो मौर्य वंश की स्थापना कौन किया था? जो चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसकी सहायता से? तो चाणक्य की सहायता से। क्यों? क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य को ये जो नंद वंश के शासक था धनानंद, इसने क्या किया था, अपमानित कर दिया था, यानी उसको लज्जित कर दिया था। वो अपने क्रोध के बदले की भावना से नंद वंश, ये चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, चाणक्य की सहायता से उसको पराजित करके मौर्य वंश का स्थापना कर दिया। यहाँ से शुरू होता है मौर्य वंश। तो मौर्य वंश की जो कहानी है उसके बारे में हम लोग आगे के टॉपिक में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। तो आप लोग इसको नोट करेंगे और बताइए कि कैसा लगा हमारा ये वीडियो।
आपको क्या इससे फ़ायदा होगा या नहीं, पीटी और मेंस में दोनों में कि नहीं, ये भी कमेंट में बताएं। और एक रिक्वेस्ट है दोस्तों आप लोगों से कि अगर मेरा वीडियो से आपको फ़ायदा होता तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि सारे दोस्तों जो स्पेशली जो बीपीएससी का तैयारी करना चाहते हैं वो भी देख सकें और वो भी अपना 2020 में फाइनल सिलेक्शन ले सकें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग स्वच्छ रहे, सुरक्षित रहे, खूब जमकर पढ़ाई करें और अपने मंजिल की ओर हमेशा अग्रसित रहे। चलिए धन्यवाद, थैंक यू।